हेलो फ्रेंड्स, पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस में आपका शानदार स्वागत है। मैं अपनी मेहनत लेके आपके सामने आ गया हूँ। लेसन नंबर 26 राइटिंग स्किल्स। दोस्तों, मुझे बहुत दिन से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि सर राइटिंग स्किल्स पे वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है सर कि कोई एक टॉपिक अगर सामने आता है तो उसमें मैं कैसे लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था। उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है, क्योंकि बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं मैं, लेकिन समय की भी पाबंदी होती है जब आप वीडियो बनाते हैं। वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए कि बोरिंग हो जाए, और उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट करना होता है। तो उम्मीद है कि जो आज मैंने थोड़ा बहुत इस वीडियो में जो भी कंटेंट डाला है वो आपको समझ में आएगा, और आप एक अच्छी राइटिंग स्किल्स को लिखने में आपको मदद करेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले ये सोचा कि बच्चों को ये बता दूं कि ये जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं लिखने के लिए, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता क्या है ये, क्योंकि ये कई सारे होते हैं, जैसे ऐसे हो गए, ईमेल हो गए, लेटर हो गए, आर्टिकल्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, स्पीच हो गए, डिबेट हो गए। तो हैं तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लिए हैं जो थोड़े से पॉपुलर हैं। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं कि इनके डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों या फ्रेंड्स मेरे, आप देखिए कि जब भी कोई हमें ऐसे लिखने के लिए कहता है, तो ऐसे बेसिकली एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है किसी टॉपिक पे। यानी अगर किसी टॉपिक पे आप अपना व्यू दे रहे हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो बेसिकली एक ऐसे के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कोई एक टॉपिक आपने ले लिया, उस पर आप क्या व्यू रखते हैं, आप उसमें क्या समझते हैं, या फिर आप अपना क्या सजेशन देना चाहते हैं, या उस सिचुएशन में या उस टॉपिक में प्रेजेंट में क्या सिचुएशन, ये सब चीज़ें अगर आप अपने व्यू से लिखते हैं तो उसे हम एक ऐसे कहते हैं। ईमेल बहुत पॉपुलर है, हम सब जानते हैं। मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये पॉपुलर मीडियम है। ईमेल में बेसिकली हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से ट्रांसफ़र करनी होती है, उसे हम ईमेल कहते हैं। तो ईमेल में बेसिकली कंटेंट वो होता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम किसी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। लेटर बेसिकली एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। लेटर में भी हम इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। तो लेटर में भी इंफॉर्मेशन, और कई तरह के लेटर्स भी होते हैं, जैसे बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, लेटर टू द एडिटर होता है। तो मतलब ये लेटर्स के अलग अलग प्रकार हैं। वैसे लेटर्स तो फॉर्मल इनफॉर्मल भी होता है, आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेटर्स में भी जो भी आप लिखते हैं, तो हर राइटिंग स्किल्स में कंटेंट मैटर करता है कि आप उस राइटिंग स्किल्स में कंटेंट क्या लिख रहे हैं। इसी तरह से आर्टिकल्स भी देख लीजिए। अगर किसी टॉपिक पे आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखना है या फिर ऐसे आर्टिकल लिखना है, तो उसका किसी एक टॉपिक का एनालिसिस, कि मतलब उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, और उसके आगे वाले समय में आने वाले जो टॉपिक है, या आने वाले समय में उस टॉपिक का क्या इफ़ेक्ट होगा, उसका क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, आप उसमें अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंटेंट मायने रखता है। और हम अपनी आइडियाज़ भी लिखते हैं। कभी कभी एक आइडिया स्ट्रक होता है माइंड में, तो उस आइडिया का भी क्या कंटेंट है वो भी हमें कभी कभी लिखना होता है, या फिर हम लिखते हैं ताकि हम उस आइडिया को किसी प्लानिंग में डाल के कोई चीज़ का इनोवेशन कर सकें, या फिर हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो मेरा बेसिकली आपको समझाने का मतलब ये था कि जितने भी हैं, ऐसे है, ईमेल है, लेटर है, आर्टिकल है, आइडिया है, इसके कंटेंट जो है वो ज़रूर मैटर करता है। तो इसके कंटेंट पे ही आज हम बात करेंगे। इसकी फॉर्मेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट्स आप इजीली अवेलेबल आपको हो जाएंगे इंटरनेट पे। आप अगर फॉर्मेट्स देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट। पहले कंटेंट समझ ले तो फॉर्मेट तो हम अपने आप ही धीमे धीमे प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए हमें राइटिंग स्किल्स अगर अपनी सुधारनी है या फिर इसमें पारंगत होना है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए, इसकी कोई दवा तो बनी नहीं है कि आप इसको लेते रहें और आप राइटिंग स्किल्स सीखते रहें। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो ये है कि नथिंग विल चेंज विदाउट प्रैक्टिस। अगर कोई
बिना प्रैक्टिस के राइटिंग स्किल्स को सीखना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि उतना आसान होगा जितना आसान हम करना चाहते हैं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तब तक आपकी लिखने की हैबिट्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी। आपके अंदर वर्ड्स फ्लो नहीं आएंगे, आपके अंदर टेंसेस की समझ नहीं आएगी। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे आप पर डे 10 मिनट करिए, चाहे 15 मिनट करिए, लेकिन लिखिए, कुछ भी लिखिए, थॉट लिखिए। आप कोई भी थॉट लिखिए, अपनी कोई भी आइडियाज़ लिखिए, आप अपने एक्सपीरियंस लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक डायरी बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, उसमें ज़रूर ज़्यादा नहीं 2 लाइन 3 लाइन रोज लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं, देखिए मैं कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में भी सीबीएसई के एग्जाम्स हो चाहे और भी एकेडमिक एग्जाम्स हो, उसमें कंटेंट पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है और कंटेंट बेसिकली रीडर के इंटरेस्ट को भी बढ़ाता है। तो हाउ मच यू नो, कोई टॉपिक अगर आपके सामने है, चाहे वो आर्टिकल हो चाहे वो ऐसे हो, तो कितना आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। अगर आपकी जानकारी उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा है तो 100% आपका कंटेंट अच्छा होगा। तो अगर मैं पूरी लाइन पढ़ूँ तो ये लिखा है हाउ मच यू नो दैट मैटर्स इन द राइटिंग। बिल्कुल सही है कि जितना आप जानते हैं वो बिल्कुल आपके राइटिंग में मैटर करेगा। अगर आप कम जानते हैं तो आपका कंटेंट अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा जानते हैं, आप उसके चारों तरफ की इंफॉर्मेशन जानते हैं, आप उसके कॉज इफेक्ट सारी चीज़ें जानते हैं, सर्कमस्टेंसेस जानते हैं, ओरिजिन जानते हैं, तो आपका कंटेंट बहुत ही शानदार बनेगा। थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो लिखा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ टॉपिक बोथ वेज। मतलब कि अगर आप किसी टॉपिक को के एडवांटेज को बता रहे हैं तो आप उसके डिसएडवांटेजेस को भी जानिए, उसके डिसएडवांटेजेस को भी जानिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेजेस जान के आपने कोई टॉपिक अपने कंटेंट में लिख दिया और कंटेंट में लिखने के बाद आप डिसएडवांटेज पे आपका कमांड नहीं है। नहीं, आपको टॉपिक को दोनों तरफ से, जो तथ्य आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आपको उसका जो है नेगेटिव साइड भी जानना होगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपसे कर सके तो आप कंटेंट में हो या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू उसको सपोर्ट कर सकें, उसको उसका जवाब दे सकें। चौथा है हाउ नाइसली यू कैन प्रेजेंट अ टॉपिक। बिल्कुल सही है, यहाँ नाइसली का मतलब है टेंसेस से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को या फिर और फ्रेंड्स को ये दिक्कत आती है कि हम कौन सा टेंस यूज़ करें। देखिए, जब सिंपल से ये देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। टेंसेस यूज़ करने के कई तरीके के प्रोसेस हैं। जैसे हो सकता है कि आप कंटेंट में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों लिख रहे हो। पास्ट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कोई चीज़, कोई टॉपिक है, वो पास्ट में कैसे थी, अब उसका प्रेजेंट सिचुएशन कैसे है, और अब आप अपने सजेशन में उसको ये बताएंगे कि इसको इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बैलेंस आप बना सकते हैं जैसा सेंटेंस। हाँ, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि एक सीरीज ऑफ टेंस जो है वो बिगड़ जाए, यानी पास्ट आप लिख रहे हैं उसके बाद फ्यूचर आ गया फिर प्रेजेंट आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीक्वेंशियल वे में अगर आप लिखेंगे तो कंटेंट बहुत अच्छा बनेगा। फिर पांचवा पॉइंट अगर है हाउ यू कैन लिंक पॉइंट 1 by 1। बिल्कुल सही है, जैसे एक गिनती होती है 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 की जो गिनतियां होती है, देखिए सीक्वेंशियल ऑर्डर में है। उसी तरह से आप कोई भी कंटेंट किसी भी राइटिंग स्किल्स में लिख रहे हैं तो उसका सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल 1 2 3 4 5 की तरह ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 5 3 2, इस तरह से नहीं होना चाहिए। यानी एक सिंक्रोनाइज वे में आपका कंटेंट डेवलप होना चाहिए। अगर सिंक्रोनाइज वे में कंटेंट डेवलप होगा तो आपके रीडर को आप जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल पक्की मिलेगी, जो आप बताना चाह रहे हैं बिल्कुल वही समझेगा। ठीक है, बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि सर वोकैबुलरी का यूज़ करें। मैं तो आपसे अभी इनिशियल स्टेज पे यही कहूँगा कि वोकैबुलरी का यूज़ कम करिए, अपने सेंटेंस को सिंपल लिखिए और बार बार एक ही पॉइंट कंटेंट में मत दोहराइए। एक ही पॉइंट बार बार कंटेंट में दोहराने का मतलब ये आ जाता है कि जो भी लिख रहा है कोई भी कंटेंट किसी भी राइटिंग स्किल्स में, उसके पास उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो किसी चीज़ को लिखने से पहले आपको किसी भी टॉपिक पे कमांड करना होगा, क्योंकि जब हम ऐसे की बात करते हैं, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं, तो ये किसी भी फील्ड से आ सकता है। ऑटोमोबाइल से आ सकता है, फाइनेंस से आ सकता है, एस्ट्रोफिजिक्स से आ सकता है,
इंग्लिश लिटरेचर से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, एग्रीकल्चर से आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है। तो आपको इसको धीमे धीमे इसका अपना जो ज्ञान का जो सीमा है उसको बढ़ाना होगा। तो वो सीमा कैसे बढ़ाएंगे? आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि न्यूज़पेपर इज़ द थिनेस्ट बुक, मैं उसे बुक कहता हूँ, इज़ द थिनेस्ट बुक फ्रॉम वेयर यू कैन गेन नॉलेज इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ। बहुत बढ़िया है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। लास्ट पॉइंट है कि योर कंटेंट मस्ट शो योर स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही मैंने ये लिखा है। यहाँ मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप अपने कंटेंट को इस तरह से लिखिए कि जब कोई रीडर उसे पढ़े तो उसे लगे कि एक एक्सपर्ट ने लिखा है। आपने जो भी फैक्ट कंटेंट में प्रस्तुत किए हैं उस कंटेंट का बैकअप भी आपके पास होना चाहिए। आपने जो भी सजेशंस जो है इसमें सुझाए हैं वो सजेशंस का भी बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब बैकअप इन द सेंस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर रीडर पढ़े तो उसे लगे कि हाँ ये बात जो सजेशन दिया गया है इस कंटेंट में बिल्कुल सही है और ये सजेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट सजेशन हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप ये अगर याद रखेंगे तो आपको एक अच्छा राइटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे की जो स्लाइड है उसमें मैंने लिखा है व्हाट शुड आई राइट इन द कंटेंट। मैं कंटेंट में लिखूं क्या? अभी तक तो मैंने आपको ये बताया था कि कैसे कमांड करें कंटेंट पे। अब मैं बताऊं कि कैसे कंटेंट में क्या लिखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ टॉपिक लिया हुआ है और टॉपिक का नाम है स्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया, यानी हम अपने जो यूथ है उनको स्किल्ड कैसे करें, ठीक, उनकी एबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। ये स्किल इंडिया भी हमारे गवर्नमेंट चला भी रही है। अगर आपको ये स्कीम पता हो तो हमारे यूथ जो है स्किल्ड होंगे, तो स्किल्ड होंगे तो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ होगी तो भारत की भी ग्रोथ होगी। तो मान लीजिए ये टॉपिक एक ऐसे में आपको दिया गया है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं जहाँ से टॉपिक दिया हुआ है। जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मेन बॉडी होगी, उसके बाद कंक्लूजन होगा। तो हम उसको बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे स्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया इज़ अ प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? स्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया, जो दिया है वही से स्टार्ट किया। नहीं, ऐसा मत करिए। अगर हम स्किलिंग का अगर मान लीजिए हमें थोड़ा सिनोनिम आता हो तो हम स्किलिंग की जगह क्राफ्टिंग लिख दें। जो स्किल वर्ड है उसका सिनोनिम क्राफ्टिंग लिख दें। यूथ की जगह यंगस्टर्स लिख दें। तो देखिए क्या हुआ कि हमारी जो शुरुआत हुई वो एकदम नई हुई, फ्रेश हुई, फ्रेश शुरुआत हुई। ये वो शुरुआत नहीं थी जो हमको क्वेश्चन ने दी थी। हमने एक नई शुरुआत, एक फ्रेश, एक ताज़ा शुरुआत अपने कंटेंट की स्टार्ट कर दी, ठीक। और फिर अगर आपको इस कंटेंट के बारे में पता है, आप इस कंटेंट के बारे में जानते हैं, तो फिर आप धीमे धीमे पॉइंट बाय पॉइंट इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि कैसे आप स्टार्ट करें। तो वही मैंने पहले पॉइंट में लिखा है, स्टार्ट विद अ न्यू सेंटेंस लाइक। तो जो लाइक लिखा है मैंने ऊपर आपको सेंटेंस बता दिया। अगर अब आप इसमें लिख रहे हैं तो आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय यूथ एंड स्किल। आपको यूथ के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे देश का यूथ कैसा है, ठीक, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो कितना एनर्जेटिक है। तो सारे स्फीयर्स यूथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर स्किल्स के बारे में, यूथ की स्किल्स के बारे में भी पता होनी चाहिए कि वो कैसे, यूथ के से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल्स आ सकती है, कौन कौन सा प्रोग्राम सरकार ने चलाया है या स्टार्ट करने जा रही है। तो अगर ये आपके पास रहेगा तो आपका कंटेंट और अच्छा बनेगा। तीसरा, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड इन इंडिया। ये जो स्किलिंग ऑफ यूथ है, ये स्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया है, ये इंडिया में क्यों रिक्वायर्ड है। अगर इसके बारे में भी आपको पता होगा तो आप बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। आपके पास बहुत ही रिफाइन जो है कंटेंट होगा। इसी तरह से इसका रीज़न क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी यूथ को स्किल करने की, इसका इफेक्ट क्या होगा, और हु इज़ स्किलिंग इंडिया, जो यूथ है उनको कौन स्किल कर रहा है। तो ये सब कुछ पॉइंट ऐसे हैं, अगर इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपका ऐसे या कोई भी कंटेंट जिसमें भी आप लिख रहे हैं आर्टिकल या ऐसे में, तो वो आपका बहुत ही अच्छा बन जाएगा। ये एग्जाम्पल तो मैंने खैर ऐसे का दिया है, तो आपका ऐसे का कंटेंट बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा, ये नॉलेज से आएगा।
तो जैसे मैंने कहा कि 10 से 15 मिनट रोज आप पढ़िए, रोज पढ़िए, तो आप देखिए कि आप धीमे 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 इन क्वेश्चंस का जवाब लेते रहिए, तो आप देखिए आपको धीमे धीमे कंटेंट बहुत ही आसानी से आने लगेगा। आगे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में, अगर आप देखें, हाउ डज इट हेल्प इंडिया ओवरऑल सिनेरियो, स्किलिंग यूथ इन इंडिया। अगर हम यूथ को स्किल करेंगे तो इंडिया का ओवरऑल सिनेरियो कैसे चेंज होगा। ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम यूथ को स्किल्ड करेंगे तो यूथ के लेवल पे क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक, सिटी के लेवल पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, स्टेट के लेवल पे क्या आ सकते हैं, नेशन के लेवल पे क्या आ सकते हैं। तो लिखने के लिए बहुत सारा सामग्री है अगर आप लिखना चाहें। 7वां क्वेश्चन अगर आप पूछें कि इन द लास्ट पैराग्राफ, अब देखिए ये आपने मेन बॉडी लिख दी ऐसे की, अब आप कंक्लूजन में अगर आप आए तो इन द लास्ट पैराग्राफ ट्राई टू सपोर्ट ऑल योर कंटेंट। तो जो आपने ऊपर के जो मेन बॉडी लिखी है, तो कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में आपको वो जो सारे तथ्य आपने ऊपर लिखे हैं उसको आपको सपोर्ट करना है कि जो मैंने ऊपर लिखा है अपने कंटेंट में वो उसको मैं इस चीज से सपोर्ट करता हूं। उसका सपोर्टिव मटेरियल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक, और और 8वीं पॉइंट में अगर हम आए, योर सजेशन अबाउट द टॉपिक, तो आप सजेशन भी दीजिए कि इस तरह से भी इसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसे भी बहुत सारे आप ऐसा सजेशन दे सकते हैं कि बहुत सारे युवाओं को अगर ऐसे भी स्किल्ड किया जाए तो इससे भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आप अपने सजेशन अपने नॉलेज के आधार पे दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो राइटिंग स्किल्स पे पसंद आया होगा। मैंने यू आर अ राइटर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप मेरी इन सब बातों को वीडियो के हिसाब से मानेंगे तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे आपके अंदर बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा, आप लिखने में निपुण हो जाएंगे और एक दिन सच में आप राइटर बन जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस की वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। जब तक मैं दोबारा दूसरी वीडियो लेके नहीं आता तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।